हम एक नए प्रकरण पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान। यह जो हमारा विषय है वर्णों का उच्चारण स्थान, यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर हम वर्णों के उच्चारण स्थान को सही से समझना चाहें तो संस्कृत के 10 मुख्य सूत्र हैं जिसको याद कर लेने से हमारे लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम वर्णों का उच्चारण स्थान आसानी से समझ सकते हैं। पहला सूत्र है अ कु ह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ से अकार यानी अ आ, कु से क वर्ग अर्थात क ख ग घ और अंग। फिर आया ह और इसके बाद विसर्ग। अ से अ आ, कु से क वर्ग पूरा क ख ग घ अंग, ह से ह और विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ये ध्वनियां हमारी क्या कहलाई? कंठ। दूसरा सूत्र है इ चु य शानाम तान, अर्थात ई इकार, चु यानी च वर्ग पूरा च छ ज झ य, फिर य और उसके बाद श, जिसे हम तालु के श कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका भी उच्चारण स्थान तालु है। तालु की सहायता से बोला जाता है। तालु अर्थात हमारे जीभ के ऊपर का हिस्सा, ठीक ऊपर का हिस्सा, इसे छत कह सकते हैं। इसकी सहायता से ये वर्ण बोले जाते हैं। ई चु यानी च छ ज झ य, पांचों च वर्ग का पांचों व्यंजन, फिर य और तालव्य श। ये हमारी ध्वनियां क्या है? तालव्य। इनको तालु की सहायता से बोला जाता है। फिर आया हमारा तीसरा सूत्र रि टू र षाणाम मूर्धा। ऋटु रसाणाम मूर्धा। री रिकार हमारा हो गया। टू से ट वर्ग पूरा ट ठ ड ढ ळ और उसके बाद रेफ र और श, जिसको हम षटकोण श कहते हैं। आज वास्तव में ये मूर्धन्य श है। मूर्धा। मूर्धा क्या है? तालु के आगे का हिस्सा और दांत से ठीक ऊपर का हिस्सा पीछे। ये हमारी दांत के ऊपर की हिस्सा है, इसके ठीक पीछे वाला हिस्सा ये आगे, मुख का आगे का ऊपरी भाग, ये मूर्धा कहलाता है। उच्चारण करके देखिए, रि ट ठ ड ढ ळ र श। इनके उच्चारण में हमारी जीभ तालु से, मूर्धा से टकराती है, इसलिए ये सारे मूर्धन्य हमारे वर्ण हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? मूर्धा। फिर हमारा चौथा आता है सूत्र ऋ तु ल सानाम
दंताः। लृत लसाना दंताः। लृ अर्थात लृकार, तो अर्थात त, थ, पूरा त वर्ग, द, ध, न, और फिर इसके बाद ल और स, दंत स। ये सब दांत की सहायता से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान दंत है, दांत है। समझ में आया ये 4 सूत्र? अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचो यशानाम ताल, ऋटु रसानाम मूर्धा, ऋदुलसानाम दंताः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ का वर्ग, ह और विसर्ग ये कंठ हैं। इच यशानाम तालु, ई च वर्ग, य और दंत श इनका उच्चारण स्थान तालु है, तालव्य है। ऋटु रसानाम मूर्धा, री ट वर्ग, र षट्कोण श जिसको बोलते हैं, मूर्धा मूर्धन्य स्वर, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा। ऋतु लसानाम दंता, ऋ त वर्ग, ल और दंत स ये सब क्या है? दंत ध्वनियां, इनका उच्चारण स्थान दांत है, दंत है। ठीक है, अब आगे के सूत्र हम पढ़ते हैं। पांचवा सूत्र हमारा है उप उपदमानीय नाम ओष्ठौ। यानी कि उकार, उ ऊ, ठीक है। फिर प, पो, प वर्ग पूरा, प, फ, ब, भ तथा म, ये हमारे हैं ओष्ठ। उपदमानी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये संस्कृत का है, हमें हिंदी केवल जाननी है। उ प वर्ग, प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान होठ, ओष्ठ है, ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए उ प फ ब भ म, इनको ओठ की सहायता से बोला जाता है। ये ध्वनियां ओष्ठ हैं। उच्चारण स्थान होठ है हमारा, ठीक है। छठा सूत्र आता है इय मंगलनानाम म ग ड़ नानाम नासिका च। च पर ध्यान दीजिएगा, च क्यों कहा गया? हमने पढ़ा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशानम तालु, इस तरह से हमने 5 सूत्र पढ़े। यानी क वर्ग, क ख ग घ अंगा, अब यहाँ भी अंगा आया। च वर्ग, च छ ज झ ञ, यहाँ भी ही आया। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, यहाँ आया। प वर्ग, प फ ब भ म आया। त वर्ग, त थ द ध न, आया। तो इनका उच्चारण स्थान तो इनके वर्ग के अनुसार होना चाहिए, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, तालव्य, मूर्धन्य, है ना। लेकिन ये क्या है? यह सूत्र कह रहा है कि इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। चा माने और ये तो अपने वर्ग में उच्चारण स्थान में है ही है, लेकिन इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। अगर पूछ ले कि कंठ ध्वनियों में 4 अगर विकल्प में पूछ ले कि इनमें से कौन सी ध्वनि नासिक और कंठ दोनों है, और उसमें विकल्प में यह भी है, तो आप उसको लगाएंगे, क्योंकि ये कंठ भी है और नासिक के भी है। नासिका से भी बोली जाएगी, इसका अनुनासिक के तौर पर भी प्रयोग होता है, और ये अपने वर्ग में अकुह विसर्जनीय नाम कंठ उस वर्ग में है, तो ये ध्वनि कंठ भी है। इसलिए इस सूत्र में नासिका च भी लगाया गया है। तो समझा मैंने दिया, फिर भी आप लिख ले। य म अंग ळ तथा न का
उच्चारण स्थान नासिका है, नाक की सहायता से बोले जाते हैं। ये सब ध्वनियां नासिक भी हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। ठीक है, अब हमारा 7वां सूत्र आता है ए दैतव कंठताल। ए ऐ आदि ध्वनियां कंठ तालव्य, कंठ और ताल दोनों की सहायता से बोली जाती। ए ऐ ये सब कंठ तालव्य वर्ण है, इन दोनों की सहायता से बोली जाती हैं। ए और ऐ कंठ तालव्य ध्वनियां हैं। फिर आता है ओ दौ तौ कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। ओ दौ तौ कंठोष्ठम, ये ओ औ और औ ये दोनों ध्वनियां कंठ और होठ दोनों की सहायता से बोली जाती हैं, इसलिए ये ध्वनियां कंठोष्ठ हैं। ओ औ होठ को भी प्रयास करना पड़ रहा है और गले को भी। ओ औ कंठ ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ओ और औ कंठोष्ठ हैं। ठीक है, अगला सूत्र हमारा है वकारस्य दंतोष्ठम। सारे सूत्र पढ़े लेकिन कहीं हमारे व का उल्लेख ही नहीं हुआ, वह कहाँ गया? तो व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है, दांत और होठों की सहायता से होता है व। तो हमारी जो व है वह ध्वनि हमारी दंत्योष्ठ है, दांत और ओठ की सहायता से बोली जाती है। 10वां सूत्र हमारा है अनुस्वारस्य नासिका च। फिर च लगा, नाम नासिका च, अनुस्वारस्य नासिका च। च का उल्लेख यहाँ किया हुआ है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था इ म ग ड़ न, इनकी उच्चारण स्थान इनका अपने अपने वर्ग के अतिरिक्त अनुनासिक हैं। ये नासिका उच्चारण स्थान नाक की सहायता से बोले जाते म ग ड़ न। उसी तरह से अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान, अनुस्वार यानी हम जिसको अंग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, इसका चिन्ह है या बिंदु, इसका उच्चारण स्थान भी अनुनासिक है। ये भी अनुनासिक है, इसका उच्चारण स्थान भी नासिका है, ये भी ध्वनि नासिक है, इसलिए नासिका की सहायता से बोला जाता है, यह अनुनासिक है। तो अगर हम हिंदी में ये पूछा जाए कि कौन कौन सी ध्वनियां नासिका स्थान से बोली जाती हैं या कौन कौन से स्वर या व्यंजन अनुनासिक है, तो हम क्या कह सकते हैं? य म ग ड़ न और अंग या अनुस्वार, इन सब का भी उच्चारण स्थान अनुनासिक है, नासिका है, नासिक नाक की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब तक हम लोग समझ गए होंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान यदि हम सूत्र की सहायता से याद करें तो आसान हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।